हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग क्लास पे। जैसा कि सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 13 फरवरी से है। 13, 14, 15 और फिर 17, 18, 19। जो हमारे साथी सेकेंड सेमेस्टर के हैं वो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास 10 से 15 दिन और है। इसके बाद आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। इसमें हम लोग मैथ्स की क्लास लगातार देख रहे हैं, और आज हम लोग इंग्लिश की क्लास भी चल रही है आपकी, मतलब सारे सब्जेक्ट की क्लास आपकी चलनी शुरू हो गई है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, और कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन खत्म की जाए। अगर एक वीडियो में नहीं खत्म हुआ तो हम लोग 2 वीडियो लेके और सारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें। जो आपका कॉलेज ग्रुप है या फिर आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है उसमें ज़रूर शेयर कर दें। हम इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं एक अच्छा व्याख्या करने की। क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ उसकी व्याख्या पे भी ध्यान देना, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक या स्थापना कब हुई थी? क्या है? गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? देखिए, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी? तो जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश 1209 से लेके, क्या 1209 से लेके और 1290 के आसपास तक चला था। क्या 1206 से लेके, नौ नहीं, 1206 से लेके 1290 के आसपास तक चला था। कब चला था? 1206 से लेके 1290 के आसपास चला था। और जो इसके संस्थापक थे या इसकी स्थापना की थी वो किसने की थी? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसके साथ साथ एक इल्तुतमिश भी था, गुलाम वंश था। उसको क्या कहा गया था? गुलामों का गुलाम भी कहा गया था। किसको? इल्तुतमिश को कहा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुलाम वंश गुप्त काल की किन्हीं 2 शासकों के नाम लिखिए। तो गुप्त काल के बहुत सारे शासक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त, किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं। तो इस यहाँ पे क्या लिखा है? समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त। आप चंद्रगुप्त लिख सकते हैं, स्कंदगुप्त लिख सकते हैं, और कई चंद्रगुप्त द्वितीय लिख सकते हैं। बहुत सारे शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? चट्टान। क्या है? चट्टान कितने प्रकार की होती है? ये हमारा ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। चट्टान कितने प्रकार की होती है? चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अग्नीय, अवसादी और कायांतरित। इनको सैल भी बोलते हैं। क्या? अग्नीय सैल, अवसादी सैल और कायांतरित सैल। ठीक है, इनको चट्टान भी कहते हैं। ठीक, पृथ्वी की आकृति कैसी है? देखिए, पृथ्वी की आकृति बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको हम लोग ओवल शेप में मानते हैं। किस शेप में मानते हैं? ओवल शेप में मानती है। तो पृथ्वी की आकृति क्या है? पृथ्वी की आकृति अंडाकार है। क्या है? पृथ्वी की आकृति अंडाकार। हम जैसे जब हम लिखेंगे तो हम सर्किल में भी लिख सकते हैं और ओवल शेप में भी लिख सकते हैं, ग्लोब में भी लिख सकते हैं। पृथ्वी का छोटा रूप भी ग्लोब को भी माना जाता है। तो ऐसे पृथ्वी की आकृति क्या है? तो पृथ्वी की आकृति अंडाकार है। ठीक है, बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? जो बेसाल्ट है एक गहरे रंग का अग्नीय सैल चट्टान है। क्या है? बेसाल्ट किसका उदाहरण है? तो बेसाल्ट अग्नीय सैल चट्टान का उदाहरण है। किसका है? अग्नीय सैल का चट्टान का उदाहरण है। ये चट्टान ज्वालामुखी फटने के दौरान, जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो जो उसके लावा निकलता है, उसके लावा के पास जब लावा ठंडा हो जाता है तो उससे निर्माण होता है। किसका? बेसाल्ट का। बेसाल्ट कैसी सेल है? बेसाल्ट अग्नीय सेल है। क्या है? बेसाल्ट अग्नीय सेल है। ठीक है, अग्नीय चट्टानें क्या होती हैं? अग्नीय चट्टानें, ये चट्टानें लावा के विस्फोट के कारण पिघले हुए चट्टान खनिज, ठीक है, कि जमने के बाद बनती हैं। समझ में आ रहा है आपको? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि
मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? देखिए, मूल कर्तव्य जो हमारे मेन संविधान बना था उसमें मौलिक कर्तव्य नाम का कोई भी चीज ऐड नहीं था। बाद में हम लोग मौलिक कर्तव्य ऐड किए थे 42वें संविधान संशोधन से। तब कितने थे? तब 10 थे। हम एक और बढ़ाए, अब कितने हो गए? अब टोटल 11 हो गए। हमारा जब संविधान बना था तो उसमें मौलिक अधिकार था, मौलिक कर्तव्य का कोई प्राविधान नहीं था। ठीक है, तो कितने हैं? संख्या पूछा है, संख्या 11 है। ठीक है, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशन प्रथम थे। कौन थे? पुलकेशन प्रथम थे। ठीक है, चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशन प्रथम थे। ठीक है, दुग्ध क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसको माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। यही हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। किसको? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये तो वर्ल्ड के हैं। भारत के कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको? एम.एस. स्वामीनाथन। क्या? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन भारत में थे। एम.एस. स्वामीनाथन क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बार क्यों आ सकते हैं? क्योंकि इस बार इनको भारत रत्न मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। ठीक है, इसलिए पूछ सकता है आपसे कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। और खाली आपसे पूछ लिया हरित क्रांति के जनक कौन है, तो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भूमिगत जल का क्या महत्व है? क्या है? भूमिगत जल का क्या महत्व है? तो भूमिगत जल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर। क्या होता है? ग्राउंड वाटर। जो भूमिगत जल है, जल का संरक्षण किया जाता है, उनको बाद में यूज किया जाता है। क्या होता है? ये भूमिगत या भूगर्भिक जल धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच अंतकाश या रांधकाश में मौजूद जल को कहते हैं। ठीक है, भूजल एक मीठे पानी के स्रोत के रूप में एक प्राकृतिक संसाधन है। मानव के लिए जल का अत्यधिक महत्व है। क्या है? ये लास्ट की लाइन आप लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है, मानव के लिए जल का अत्यधिक महत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि छत्रक शिला क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। छत्रक शिला, छत्रक शिला क्या होता है? पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कण। क्या? पवन द्वारा, अगर पवन क्या होती है? जब हवा चलती है, तेज हवा चलती है, तो उसके द्वारा उड़ाए गए कणों द्वारा अपर्दन का कार्य। क्या? अपर्दन का कार्य धरातल से कुछ मीटर की ऊंचाई पर होता है, जमीन से कुछ मीटर ऊंचे होते हैं या अधिक होता है। तो इस प्रक्रिया में पवन चट्टान के निचले भाग को घिस देती है। क्या? पवन जो होती है या हवा जो होती है वो तेज होती है, वो चट्टान के निचले भाग को घिस देती है, परंतु उसका ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है। क्या होता है? अप्रभावित रहता है और छतरी के आकार की भांति खड़ा कर देता है। उसको क्या कहते हैं? जिसे छत्रक शिला कहते हैं। इसके कहने का मतलब है कि जब हवा तेज चलती है, जैसे आंधी चलती है, तो क्या होती है? पृथ्वी के जो कण होते हैं या बालू के जो कण होते हैं उनका अपर्दन हो जाता है, तो छाता आकार की या छतरी के आकार की एक शेप में आ जाता है। उसी शेप को क्या कहते हैं? उसी शेप को छत्रक शिला कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी शेप को छत्रक शिला कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बालू का स्तूप का निर्माण कैसे होता है? क्या? बालू का स्तूप का निर्माण कैसे होता है? तो बालू का स्तूप क्या होता है? मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई रुकावट आती है। क्या? मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई रुकावट आती है तब पवन का वेग कम होता है। क्या? तब पवन का वेग कम होता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीले का निर्माण होता है। क्या? एक बालू के टीले का निर्माण होता है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ही बालू का स्तूप कहते हैं। इतना अगर आप लिख देंगे तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय में मिला तो हम आगे की भी लिख देंगे। ये मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल क्षेत्रों में अधिक बनते हैं, मतलब जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ पे बालू वाला क्षेत्र है, वहाँ पे ये ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये ज़्यादा बनते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वायु क्या है? क्या है? वायु क्या है? वायु आप कुछ भी लिख सकते हैं। वायु क्या है? वायु
सबसे पहले लिख सकते हैं ये प्राणदायिनी गैस होती है, ठीक है। ये पंच महान भूतों में से एक है। वायु क्या होती है, गैसों का मिश्रण होती है। इसमें बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, अक्रिय गैस भी हैं और जो हमारे यूज की गैस है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। और जब वायु गर्म होता है तो ओजोन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, ओजोन पर प्रतिकूल, मतलब जब वायु गर्म होगी तो इसका ओजोन परत पर क्या होगा, विपरीत इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या, विपरीत इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रतिकूल पड़ेगा, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। क्या, मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। कब हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व, इतना भी लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा विस्तार कहां से कहां तक था। जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसके राज्य की सीमा का विस्तार कहां से कहां था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य पश्चिम में हिंदकुश पर्वत, क्या, जो पश्चिम है, ये क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते हैं, पूछ सकता है कि हिंदकुश पर्वत कहाँ है, तो हिंदकुश पर्वत पश्चिम में है, से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था। कहाँ, हिंदकुश पर्वत से लेके बंगाल की खाड़ी तक क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा का विस्तार था, ठीक है। हिमालय से लेके उत्तर में, हिमालय से लेके दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था, मतलब बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। हिंदकुश पर्वत से लेके बंगाल की खाड़ी तक और हिमालय से लेके मैसूर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब पूरे भारत में क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का की सीमा का विस्तार था, ठीक है। क्या है, चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत क्या है। चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत क्या है, कौटिल्य का एक रचना है, क्या है, अर्थशास्त्र। क्या है, कौटिल्य की एक रचना अर्थशास्त्र है और मेगस्थनीज की एक रचना है इंडिका। इन दोनों से आपका एक एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौटिल्य के लेखक कौन है, कौटिल्य की पुस्तक कौन है, उसको हम लोग बताएंगे अर्थशास्त्र। और आगे मेगस्थ या इंडिका किसकी पुस्तक है, तो इंडिका मेगस्थनीज की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, मेगस्थनीज की पुस्तक है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था या किस वर्ष स्थापित किया था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो 316 ईस्वी पूर्व में संपूर्ण पंजाब के अपने आधिपत्य स्थापित कर लिया था। क्या था, 316 ईस्वी पूर्व में पंजाब पर समझ लीजिए कि पूरी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का आधिपत्य हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर कब बैठा। तो चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व, क्या, 321 ईसा पूर्व मगध के सिंहासन पर बैठा। कब बैठा, 321 ईसा पूर्व मगध के सिंहासन पर बैठा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सेलुकस में भारत का आक्रमण कब किया। क्या है, सेलुकस में भारत पर आक्रमण कब किया, सेलुकस ने, ठीक है। 305 ईस्वी पूर्व में सेलुकस ने भारत पर आक्रमण किया। कब, 305 ईस्वी पूर्व सेलुकस ने भारत पर आक्रमण किया। 305 ईस्वी पूर्व सेलुकस ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, मेगस्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। जो मेगस्थनीज पुस्तक है, मेगस्थनीज जो आया था, इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, उसके अनुसार सबसे बड़ा जो नगर था वो कौन सा था, वो था पाटिल्यपुत्र था, ठीक है। पाटिल्यपुत्र था जो इस समय पटना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मौर्य शासन में सेना का संगठन, क्या, मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडलों में सदस्यों की संख्या कितनी थी। जो सेना का संगठन करता था उसमें टोटल सदस्य कितने होते थे, उसमें टोटल सदस्य 30 होते थे। कितने होते थे, 30 होते थे। कितने होते थे, 30 होते थे, ठीक है। मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश तथा जनपद के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। जब मौर्य साम्राज्य था तो जो नगर का न्यायाधीश होता था उसको क्या कहा जाता था, और जो
जनपद का न्यायाधीश होता था उसको क्या कहा जाता था? तो जो नगर का न्यायाधीश होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ये टर्म्स, ये शब्द, ये वर्ड याद रखिएगा, ये आपसे अतिलक उत्तरी में भी पूछ सकता है। उसको क्या कहा जाता था? व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था। क्या? व्यवहारिक महामात्र। और जो जनपद का न्यायाधीश होता था उसको क्या कहते थे? राजुक कहते थे। ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है। राजुक किसको कहते थे? तो जनपद का न्यायाधीश होता था उसको क्या कहते थे? राजुक कहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भूमिकर एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? जो भूमिकर, जैसे जो भूमि का या फिर लैंड टैक्स होता है, जो बड़े बड़े वो देते थे, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी वो लोग टैक्स देते थे, तो जो उनका वसूली करता था उसको क्या कहते थे? उसको अग्रम कहते थे। क्या कहते थे? अग्रम कहते थे। क्या कहते थे? अग्रम कहते थे। ठीक है। मौर्य शासन में तीर्थ क्या था? मौर्य शासन में ये टर्म्स था तीर्थ, ये क्या था? तो मौर्य के शासन में शासन की सुविधा में के लिए केंद्रीय शासन के कई विभागों में विभक्त किया गया था जिन्हें तीर्थ कहा था। जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे इस समय सेंट्रल भारत है, मतलब भारत है, भारत कई क्षेत्र में या कई विभागों में बटा है। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, या फाइनेंस मिनिस्टर, या डिफेंस मिनिस्टर, ऐसे ही तब बटा था। शासन करने के लिए कई विभाग बटे थे, तो उस विभाग को क्या कहा जाता था? उसी विभाग को तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। समझ में आया? अगला क्वेश्चन हमारा है, बिंदुसार को किस और उपनाम से जाना जाता है? मतलब बिंदुसार का उपनाम और क्या था? बिंदुसार को अमित्र के नाम से भी जानते थे। क्या नाम से जानते थे? अमित्र के नाम से भी जानते थे। अमित्र मतलब शत्रुओं का संहारक, शत्रुओं का संहारक, अमित्र। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अशोक का धम्म, क्या अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता था? अगला क्वेश्चन है हमारा कि अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता था? क्या था? जो अशोक का धम्म था वो किस सिद्धांत का अनुमोदन करता था? तो वो वासुदेव कुटुंबकम का अनुमोदन करता था। किसका? वासुदेव कुटुंबकम का अनुमोदन करता था। जो अशोक का धम्म था उसमें क्या था? वासुदेव कुटुंबकम का अनुमोदन करता था। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मौर्य काल के समाज में कितने वर्ण में विभक्त किया गया था? जो मौर्य काल था उसमें जो समाज था, जो आज का भी समाज है ऐसे ही समाज तब भी था, तो उसको कितने वर्णों में विभक्त किया गया था? तो उनको 4 वर्णों में विभक्त किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने वर्ण में बांटा गया था? 4 वर्णों में विभक्त किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र किसे माना गया था? शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो था तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। तक्षशिला का मतलब रेनोवेशन फिर से किया गया है, मतलब उसको एक बार फिर से बनाया गया है। ठीक है। तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मौर्य काल में पतन का मुख्य कारण क्या था? मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? कोई योग्य उत्तराधिकारी उनके पास नहीं था। क्या था? मेन कारण उनका यह था कि उनके पास योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए मौर्य काल का पतन हो गया। क्या था? मौर्य काल का पतन हो गया। अशोक के बाद कोई योग्य उनका उत्तराधिकारी नहीं था। अशोक उनका सबसे प्रतापी राजा था, उसके बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला, इसीलिए मौर्य काल धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मौर्य प्रशासन में क्या है? मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति का कार्य करती थी। जनगणना समिति क्या कार्य करती थी? तो जो मौर्य काल था उसमें जो जनगणना समिति थी वो क्या कार्य करती थी? जनगणना समिति क्या करती थी? जन्म मरण का हिसाब रखती थी। मतलब कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई, क्या करती थी? ये लोग जनगणना करते थे। क्या करते थे? जनगणना करते थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम थे, उन्होंने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। क्या की थी? उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गुप्त संवत का प्रचलन किसने
व कब किया? तो गुप्त संवत का प्रचलन 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया? 319 से 320 ईस्वी में क्या किया? गुप्त संवत का प्रचलन चालू किया। अगला क्वेश्चन हमारा है, महाकवि हरिसेन क्या है? महाकवि हरिसेन कौन था? तो महाकवि हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का क्या था? ये मंत्री था। क्या था? समुद्रगुप्त का मंत्री था। महाकवि हरिसेन क्या था? समुद्रगुप्त का मंत्री था और उन्हीं के दरबार में रहता था। उनका दरबारी भी था। क्या था? उनका दरबारी भी था। समझ में आया? अगला क्वेश्चन हमारा है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो महान विजेता था। क्या था? महान विजेता था। एक निपुण सेना नायक था। मतलब एक उसके अंदर क्या था? सेना को नेतृत्व करने का एक निपुण निर्भीक था। ठीक है, और वो महान विजेता था, बहुत ही ज्यादा युद्ध जीते थे, इसलिए उनको क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अति लघु उत्तरीय में, या नहीं सॉरी, आपसे बहुविकल्पीय में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुप्त काल के प्रमुख वैज्ञानिक या दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन कौन थे? गुप्त काल में आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की खोज की। बहुत लोग आपको उपमा देते हैं कि आर्यभट्ट मत बनो मैथ में, तो आर्यभट्ट और बहार मिहिर थे। कौन थे? आर्यभट्ट और बहार मिहिर थे। ये क्या थे? दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम बताओ। तो गुप्त काल में साहित्यकार या कवि कौन थे? कालिदास और विष्णु शर्मा जी थे। कौन थे? कालिदास और विष्णु शर्मा जी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताइए। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ लिखिए थोड़ा बहुत। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पुत्र थे। ठीक है, और राजगद्दी पर बैठे। ठीक है, राजगद्दी पर या उनके उत्तराधिकारी बने। ठीक है, समुद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों का मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। किसको हराया? शकों को हराया। ठीक है, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, इन्होंने किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, उनके शासनकाल में जो भूमि कर वसूलता था, लैंड टैक्स वसूलता था, उसको क्या कहते थे? उसको सालिकक कहते थे। क्या कहते थे? सालिकक कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। किसने? हूणों ने भारत पर आक्रमण किया। किसके शासनकाल में किया था? जो हूणों थे, वो हूणों ने भारत में जो आक्रमण किया था, किसका शासनकाल था? तो तब किसका शासनकाल था? तब कुमार गुप्त का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? कुमार गुप्त का शासनकाल था। अगला क्वेश्चन हमारा है, चीन यात्री या फिर चीनी यात्री फाहियान कौन था? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत भ्रमण पर आया था? जो चीनी यात्री फाहियान था वो किसके शासनकाल में भारत भ्रमण पर आया था? तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय भी इनको कहा गया, उनके शासनकाल में भारत भ्रमण पर आया था। चीनी यात्री फाहियान का वास्तविक नाम क्या था? उसका वास्तविक नाम कुंग था। क्या था? कुंग था। ठीक है, फाहियान का अर्थ क्या था? तो फाहियान का अर्थ था धर्मगुरु या धर्म रक्षक। क्या था? धर्मगुरु या धर्म रक्षक। ये कहां से आया था? ये चीनी यात्री था। इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम कुंग था। फाहियान का अर्थ क्या होता है? धर्मगुरु या धर्म रक्षक। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था? तो जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश का योग्य शासक सबसे अंतिम कौन था? उसका अंतिम शासक स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त था। अभी हम लोग मौर्य काल पढ़े थे, तो मौर्य काल में
आखिरी या अंतिम सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो राजा अशोक के बाद गुप्त काल का पतन शुरू हो गया था, क्योंकि उनके पास कोई प्रतापी उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हूण आक्रमणकारी कौन था, या हूण आक्रमणकारी कौन थे? तो हूण जो थे वो क्या थे? वो मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, और वो अपना खाना बदोश जीवन या जंगली समूहों में रहते थे। खाना बदोश क्या होता है? यहाँ के रह के यहाँ खाते हैं, फिर कुछ दूर के बाद चले जाते हैं और वहां पे वो मांग के खाते हैं। इसको खाना बदोश जीवन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना है कि पुष्यभूति, क्या पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली राजा कौन था? तो इसके सबसे जो प्रभावशाली राजा थे वो कौन थे? हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन थे। हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, हर्ष के समय किन्हीं दो विद्वानों के नाम लिखिए। तो हर्ष के समय कौन थे? बाणभट्ट थे। इन्होंने क्या लिखी थी? हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, बाणभट्ट और दिवाकर थे। कौन थे? बाणभट्ट और दिवाकर थे। प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी में कितने राजपूत कुलों का लेख लिखा गया है? तो जो राजतरंगिणी है इसमें कितने राजपूत कुलों का लिखा गया है? तो 36 राजपूत कुलों का लेख लिखा गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम पे हम आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना है कि चंदेल की राजधानी का क्या नाम था? चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था? तो चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था? तो जो चंदेलों की राजधानी थी उसको क्या बोलते थे? खजुराहो बोलते थे। क्या बोलते थे? खजुराहो। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? कहाँ का? परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? स्वतंत्र शासक कौन था? तो स्वतंत्र शासक कौन था? सीयक अथवा श्रीहर्ष था। कौन था? सीयक अथवा श्रीहर्ष था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है? गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था? गढ़वालों का योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था? तो गढ़वालों का योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था? गोविंद चंद्र था। कौन था? गोविंद चंद्र था, जो 1114 से लेकर 1115 ईस्वी तक था। ठीक है, 1114 से 1115 ईस्वी तक था। जयचंद किस युद्ध में पराजित हुआ था? जो राजा जयचंद थे वो किस युद्ध में पराजित हुए थे? तो जो चंदावर का युद्ध हुआ था, किसका? चंदावर का जो युद्ध हुआ था उसमें पराजित हुए थे। क्या हुए थे? पराजित हुए थे। अगला क्वेश्चन है अवंती सुंदरी कौन थी? तो अवंती सुंदरी कौन थी? अवंती सुंदरी एक विदुषी महिला थी। विदुषी क्या होता है? विद्वान। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी थी, मतलब बहुत ज्यादा ज्ञानी महिला थी। क्या थी? बहुत ज्यादा ज्ञानी महिला थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है चेदी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो चेदी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? कोकिल प्रथम था। कौन था? कोकिल प्रथम था। ये चेदी वंश का प्रथम शासक था, कोकिल प्रथम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है चालुक अथवा सोलंकी वंश की राजधानी कहां थी? तो चालुक अथवा सोलंकी वंश की राजधानी अहिलनवाड़ा में थी। कहां थी? अहिलनवाड़ा में थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी, किंतु वास्तविक या प्रथम राजा कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। इसके प्रथम या फिर वास्तविक राजा किसको मान सकते हैं हम लोग? नागभट्ट प्रथम को मानते हैं। ठीक है,
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध व अंतिम शासक कौन था? कहाँ का? चहमान वंश का। चहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध व फिर अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। 1179 से 1193 तक। कब? 1179 79 से 1993 तक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना है कि पाल राजवंश का प्रथम राजा कौन था? तो पाल वंश का सब प्रथम राजा धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल था। 770 से 810 तक। कौन था? 770 से 810 तक था। 10 तक था। कौन? धर्मपाल था। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भूमि कर। क्या था? लैंड टैक्स था। क्या था? लैंड टैक्स था। ठीक है। राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो जो राजपूत काल था उसमें जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? मुख्य शासन उसका या मुख्य साधन या मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। क्या था? कृषि था। ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजपूत काल में कौन से धर्म प्रचलित थे? जब राजपूत का काल चल रहा था कौन सा धर्म प्रचलित था? सबसे ज्यादा प्रचलित ब्राह्मण और जैन थे। कौन? ब्राह्मण तथा जैन थे। राजपूत काल से जो प्रचलित धर्म था वो क्या था? ब्राह्मण अथवा जैन था। ब्राह्मण तथा जैन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजपूत कालीन कला एवं स्थापत्य शैली कौन सी थी? नामो उल्लेख कीजिए या नामो उल्लेख करें। राजपूत कालीन कला में स्थापत्य शैलियां कौन कौन सी? तो नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। क्या? नागर, द्रविड़ और वेसर शैली थी। कौन कौन सी थी? नागर, द्रविड़ और वेसर शैली थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी? तो चालुक्य वंश की मुख्यतः 3 शाखाएं थी। कौन कौन सी थी? कल्याणी, वातपी और बेंगी। कौन? कल्याणी, वातपी और बेंगी। ये क्या थी? चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी। क्या थी? चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी। ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कवि राजमार्ग तथा रत्नमालिका। कविराज मार्ग तथा रत्नमालिका किसके द्वारा लिखित कृति है? क्या है? कविराज मार्ग तथा रत्नमालिका किसकी रचना है? तो कविराज मार्ग जो है वो अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा। कौन? कविराज मार्ग अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा। और रत्नमालिका किसने लिखी थी? जिनसेन द्वारा। किसने द्वारा? जिनसेन द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? एहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो एहोल का विष्णु मंदिर वातापी के चालुक्यों ने बनवाया था। किसने? वातापी के चालुक्यों ने बनवाया था। वातापी ये चालुक्य के 3 प्रमुख शाखाओं में से एक थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास है हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था? मतलब हर्षवर्धन को कौन से चालुक्य राजा ने हराया था? तो चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। चालुक्य के प्रतापी राजा कौन थे? पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि राष्ट्रकूल वंश के प्रमुख। क्या? राष्ट्रकूल वंश के प्रमुख शासकों के नाम बताइए। कुछ ही शासक के नाम हमें लिखना है। जैसे हम ध्रुवधार वर्ष बोलते हैं, गोविंद द्वितीय हैं, अमोघ वर्ष हैं और कृष्ण प्रथम हैं। ये किसके थे? ये सब राष्ट्रकूल वंश के थे। किस? राष्ट्रकूल
कूल वंश के थे। अगला क्वेश्चन अपने पास है, चोल वंश के 4 प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। चोल वंश के 4 प्रमुख शासक कौन कौन से? राजेंद्र द्वितीय थे, राजा राज प्रथम थे, और कोलोतुंग थे, और आदित्य प्रथम थे। आदित्य प्रथम, राजा राज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कोलोतुंग आदि थे। ठीक है, ये 4 प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पल्लवकालीन मत्स्य विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित कृति है? तो ये किसके द्वारा रचित कृति है? तो ये महेंद्र वर्मन के द्वारा रचित कृति है। कौन? पल्लवकालीन। ठीक है, पल्लवकालीन में मत्स्य विलास प्रहसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास है कि बेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जो बेंगी चालुक्य वंश था ये 3 शाखाओं में थी, वातापी और बेंगी और एक फाल्गुनी। ठीक है, तो इसके प्रमुख संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। कौन थे? विष्णुवर्धन थे। वहीं जो वातापी था, वातापी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो राजा जय सिंह थे। कौन थे? जय सिंह थे। ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। कहाँ थी? कांची थी। ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टारगेट करें कि 1-2 सब्सक्राइबर, हर हमारे सब्सक्राइबर या हर व्यूवर ये कोशिश करें कि 1-2 सब्सक्राइबर जरूर करवा दें, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिले और क्लासेस, अच्छी क्लासेस शुरू हों। अगला क्वेश्चन अपना है, इस्लाम धर्म के परिवर्तक कौन? इस्लाम धर्म के परिवर्तक हजरत मोहम्मद साहब। कौन? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जो इस्लाम धर्म के परिवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे, इनका जन्म 570 ईस्वी हिजरी संबत से 53 वर्ष पूर्व, ठीक है, अरब के मक्का नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अरब के मक्का नगर में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन अपना है, गजनवी वंश को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो गजनवी वंश था उसको और किस वंश से नाम से जाना जाता था? तो उसको यामनी वंश से जाना जाता था। क्या? यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना है कि इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत बताए गए हैं? तो इस्लाम धर्म के अनुसार मुसलमान के जितने भी लोग हैं उनको क्या कर्म सिद्धांत बताए गए हैं? तो उनको मुख्यतः 5 कर्म सिद्धांत बताए गए हैं। कौन कौन से? कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज। क्या क्या? कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज। ये क्या है? इस्लाम धर्म के प्रत्येक मुसलमान के कर्म कांड बताए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किस समय से मानी जाती है? तो भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना कब से मानी जाती है? मोहम्मद बिन कासिम के समय से मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना है, सल्तनत काल में भारत को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। सल्तनत काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, लाख बख्श की उपाधि किसने धारण की थी? लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला। लाखों का दान करने वाले की उपाधि किसने धारण की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको कहा जाता था? लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 2.5 दिन का झोपड़ा, क्या 2.5 दिन का झोपड़ा
निर्माण किसने कराया था? तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि चालीसा क्या था? चालीसा क्या था? 40 तुर्की सरदारों का गुट क्या था? चालीसा था। क्या था? चालीसा था। 40 तुर्की सरदारों का गुट क्या था? चालीसा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। इसको क्या कहा जाता था? इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। किसको कहा जाता था? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सल्तनत कालीन पहली महिला शासक कौन थी? सल्तनत कालीन में सबसे पहली महिला शासक रजिया बेगम थी, या रजिया सुल्तान भी इनको जाना जाता था। रजिया सुल्तान 1236 से 1246 तक थी। कौन थी? 1236 से 1246 तक रजिया सुल्तान या रजिया बेगम के नाम से भी इनको जाना जाता था। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खिलजी वंश का शासन कब से कब तक था? तो खिलजी वंश कब से कब तक था? 1206 से लेके 1290 तक कौन था? गुलाम वंश था। गुलाम वंश के बाद क्या आ गया? खिलजी वंश आ गया। 90 से लेके 1320 तक। कब? 1290 से लेके 1320 तक क्या आ गया? खिलजी राजवंश आ गया। ठीक है। भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1290 में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की थी। फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन खुसरो। कौन? नसरुद्दीन खुसरो खिलजी। ये क्या थे? ये खिलजी वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया? अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत में 1333 में आया। कब आया? 1333 में आया। 1333 में भारत आया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद राजवंश आ गया। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? तो सैयद राजवंश की स्थापना खिज खां ने की। किसने की? खिज खां ने की। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुलरुखी उपनाम किस शासक का था? क्या? गुलरुखी उपनाम किस शासक का था? तो गुलरुखी उपनाम सिकंदर लोदी का था। किसका था? सिकंदर लोदी को गुरमुखी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुरमुखी भी कहा जाता था। ठीक है। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। किसने की थी? बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य किस प्रकार का था? तो सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य क्या था? धर्म प्रधान राज्य था। क्या था? धर्म प्रधान राज्य था मुस्लिम राज्यवंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नूहे सिपेहर। क्या है? नूहे सिपेहर तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की थी। किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। पुस्तक से आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। किसके कौन लेखक हैं, इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्लाहड़ हैं। कौन है? कल्लाहड़ हैं। किसके? राजतरंगिणी के लेखक कल्लाहड़ हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना है कि सल्तनत काल में कितने प्रकार के कर लगाए जाते थे या लिए जाते थे? तो जो सल्तनत काल था या मुस्लिम सल्तनत काल जब था तो कितने प्रकार के कर लगाए जाते थे? मुख्यतः 4 प्रकार के कर लगाए जाते थे। कौन कौन सा होता था? एक खक्स होता था,
एक जजिया होता था, एक सकात होता था और एक खराज होता था। कितने प्रकार के कर लगाए जाते थे? मुख्यतः 4 प्रकार के कर लगाए जाते थे। ठीक है। सल्तनत काल 1206 से लेके 1526 के मध्य दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो जो 1206 से लेके 1526 तक कितने राजवंश दिल्ली में शासन किए थे? तो कुल 5 राजवंश दिल्ली में शासन किए थे। कौन कौन 5 राजवंश दिल्ली में शासन किए थे? ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मंगोल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान ने की। किसने की? चंगेज खान ने की। मंगोल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान ने की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं कि चंगेज खान ने सर्वप्रथम किस भूभाग को अपने अधीन किया? किसने? चंगेज खान ने सर्वप्रथम किस भूभाग को अपने अधीन किया? चंगेज खान ने उत्तरी चीन की जो भूभाग थे उसको सर्वप्रथम अपने अंडर में कर लिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है तैमूर का जन्म कब और कहां हुआ था? तो तैमूर का जन्म 1336 में ट्रांस के ओक्सियाना प्रदेश के केस नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। दिल्ली पर तैमूर का आधिपत्य कब स्थापित हुआ? दिल्ली पर तैमूर का आधिपत्य कब स्थापित हुआ? तो ये 1398 में स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्ष तक चला? तो सल्तनत काल का साम्राज्य 320 वर्ष तक चला। 320 वर्ष तक चला। अगला क्वेश्चन हमारा है इस सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो जो सल्तनत काल था उसका मुख्य कारण पतन का क्या हुआ? साम्राज्य का विशालता। साम्राज्य इतना विशाल हो गया कि इससे इनका पतन हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है सूफी क्या है? क्या है क्वेश्चन? सूफी क्या है? तो सूफी क्या है? अरब में जो व्यक्ति सफ अर्थात भेड़ के बालों का ऊनी वस्त्र पहनते थे उन्हें सूफी पुकारा जाता था। भेड़ों के बालों के ऊनी वस्त्र पहनने वाले को सूफी नाम से पुकारा जाता था। ठीक है। सूफी संप्रदाय क्या था? इसे मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी कहा जाता था। किसे कहा जाता था? मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी कहा जाता था सूफी संप्रदाय को। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य सभी को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना था। क्या था? बिना किसी भेदभाव के ईश्वर को प्रेम सिखाना था। ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना था। सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश था? तो सूफी संप्रदाय जो था वो मुस्लिम संप्रदाय का अर्थ था, अंश था। किसका? मुस्लिम संप्रदाय का अंश था। ठीक है। सूफी संतों का जीवन कैसा था? तो सूफी संतों का जीवन खानकाह बनाए जहां वहां स्वयं रहते थे, उपदेश देते थे और मानव सेवा भी करते थे। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति की धारण का अर्थात एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा। क्या है? एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा। भक्ति आंदोलन के उपासकों ने विधियों के रूप में कर्म कांडों तथा यज्ञों का परित्याग किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास है भक्ति संतों का मूलाधार क्या था? तो भक्ति संतों का मूलाधार क्या था? ईश्वर से केवल भक्ति द्वारा संपर्क स्थापित करना ही भक्ति संतों का मूल आधार था। क्या था? भक्ति संतों का मूल आधार था।
क्या है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो भक्ति आंदोलन में रामानुज थे, और कौन थे, निम्ब बार्क थे। कौन थे, निम्ब बार्क थे। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1347 ईस्वी में हुई। किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बहमनी राज्य में कुल कितने शासकों ने राज्य किया? तो बहमनी राज्य में कुल 14 शासकों ने राज किया। कितने? 14 शासकों ने राज किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहमनी राज्य में कौन सी रूसी यात्री भ्रमण हेतु आया? तो कौन सा रूसी यात्री आया? तो निकितिन कहा गया। किसको कहा गया? एथनेसियम निकितिन कहा गया। ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में कितने नए राज्य का उदय हुआ? तो कितने नए राज्य का उदय हुआ? 5 नए राज्य का उदय हुआ। बीदर, बरार, बीजापुर, अहमनगर और गोलकुंडा। ठीक है। कितने राज्य दक्कन के बाद कितने राज्य का उदय हुआ? तो 5 हुआ। बीदर, बरार, बीजापुर, अहमनगर और गोलकुंडा। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राज्य की राजधानी गुलवर्ग थी। क्या थी? गुलवर्ग थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। किसने? हरिहर और बुक्का कौन थे? 2 भाई थे। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। विजयनगर राज्य किस प्रथा पर आधारित था? तो विजयनगर राज्य सामंत शाही प्रथा पर आधारित था। किस प्रथा पर आधारित था? सामंत शाही प्रथा पर आधारित था। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? राज्य में प्रशासन या फिर उनकी शासन व्यवस्था को देखते हुए राज्य को कितने भागों में बांटा गया था? कितने प्रांतों में बांटा गया था? तो राज्य को मुख्यतः 6 प्रांतों में बांटा गया था। कितने प्रांतों में बांटा गया था? 6 प्रांतों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में किन्हीं 4 का नाम लिखिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न कौन कौन से थे? कौन कौन थे? कौन कौन थे? धनवंतरी, अमर सिंह, सकू, बेताल भट्ट, कालिदास। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 कालिदास हो गए, धनवंतरी हो गए। कौन थे? एक छपड़क थे। कौन थे? छपड़क थे। और कौन थे? शंकु थे। शंकु तो हो गया। फिर क्या थे? खटकर पारा थे। कौन थे? खटकर पारा भी थे। ठीक है। ये सब क्या थे? ये सब 9 रत्न थे। कौन थे? 9 रत्न थे। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है, विशाख दत्त के द्वारा लिखित 2 नाट्यों के नाम लिखाइए। तो विशाख दत्त सबसे फेमस क्या है? मुद्रा राक्षस। फिर क्या है? देवीचंद्र गुप्तम। कौन? मुद्रा राक्षस और देवीचंद्र गुप्तम थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण होती है? जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण करती है? तो चंद्रमा अपने अक्ष के परित लगभग 29 दिनों में से अधिक के आसपास समय लेती है और एक परिक्रमा पूरा करती है। ठीक है। चंद्रवर्ष क्या है? कुल 12 चंद्रमासों का समूह चंद्रवर्ष कहलाता है। क्या? 12 चंद्रमासों का समूह चंद्रवर्ष कहलाता है।
अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्र दिवस किसे कहते हैं? चंद्र दिवस क्या होता है? 24 घंटे 50 मिनट, क्या 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं? चंद्र दिवस कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चंद्रमा किसे प्रकाशित होती है? चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है या स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। किसके प्रकाश से प्रकाशित होती है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है। क्या है? पृथ्वी क्या है? सौरमंडल का एक अंग है। अगला क्वेश्चन हमारा है, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्या है चंद्रमा? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है। एपोजी क्या है? एपोजी क्या है? चंद्रमा की सापेक्षित स्थिति पृथ्वी के सर्वाधिक दूरस्थ होती है, इसी अवस्था को एपोजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपोजी कहा जाता है। ग्रहण किसे कहते हैं? ग्रहण किसे कहते हैं? कि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है, उसे की छाया बनती है, उसे ही क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। क्या? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच अवस्थित होती है तो उसे ही तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं हो पाता है, बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तभी क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ये रहे आज के इतने ही क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लाएंगे। अगर आप लोग नए हैं हमारे साथी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, वहाँ से आप इनकी पीडीएफ एज इट इज़ ले सकते हैं। और जम के तैयारी करें, आपके पास समय नहीं है, बहुत कम समय है, पेपर बहुत जल्द है आप लोगों का, और सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है, 7 पेपर पढ़ने हैं, आसान नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है। मेहनत करेंगे बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तब तक आप समय नहीं है आपके पास, 2x स्पीड में पढ़ें, वीडियो सुने, लेकिन वीडियो सुने जरूर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी जोरों पे रखिए, नहीं सेमेस्टर बैक मतलब दिक्कत हो जाएगी, बैक लगने नहीं देना है।